जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया कि वीडियो के लिए एक डिफरेंट जगह है, एक सेपरेट जगह गूगल अलॉट करता है वीडियो कंटेंट के लिए। सो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो कितनी बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं एक मेन एसईओ के जो टॉप 10 रैंकिंग्स हैं उसमें रैंक नहीं कर पा रहा हूँ, या आप नहीं रैंक कर पा रहे हैं, या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कीवर्ड शायद महीनों ले जाए उस पर रैंक करने के लिए, आप अच्छी वीडियो बना के वीडियो रैंक करवा सकते हैं। सो ये समझने वालों के लिए एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए एक एक्स्ट्रा स्पेस, यानी कि आप सीधे एक जगह से तो आप फोकस कर ही रहे हैं एसईओ के लिए, लेकिन आप वीडियो के थ्रू भी आप उस पर रैंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि मैंने सर्च किया हाउ टू अनलॉक मोबाइल, तो टॉप पे वीडियो के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बाकी सारे रिजल्ट नीचे आ रहे हैं। अब आपको याद होगा कि हमने इस पूरे कोर्स में कुछ केस स्टडीज़ ली थी, जिसमें एक मोबाइल स्टोर की मैंने आपको केस स्टडी बताई थी कि अगर मेरा एबीसी मोबाइल स्टोर के नाम से, या जो भी मोबाइल स्टोर है, उसमें मैं अगर मोबाइल बेच रहा हूँ, तो मैं अपने यूज़र को हेल्प करने के लिए इनबाउंड मार्केटिंग का वो प्रमोट करने के लिए कंटेंट क्रिएट करूँगा। और वो कंटेंट वीडियो अगर हो, अगर टॉप मोबाइल ऑफ़ द वीक, टॉप मोबाइल ऑफ़ द मंथ, या चीप मोबाइल ऑफ़ द वीक्स, इस तरह से हम कंटेंट क्रिएट करें, तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि अगर आपका यूज़र मोबाइल ख़रीदने वाला है तो उसके प्रॉब्लम भी तो आते होंगे। जब उसका मोबाइल लॉक हो जाए वो कहाँ जाएगा? वो जाके गूगल में सर्च करेगा कि मोबाइल अनलॉक कैसे करना है, या इस तरह के बेशुमार इश्यूज़ हैं जो लोग खुद करना चाहते हैं, खुद सॉल्व करना चाहते हैं। सो उस सूरत में आपकी वेबसाइट अगर टॉप पे रैंक नहीं कर रही, आप वीडियो लॉन्च कर सकते हैं, उस टॉपिक पे एक वीडियो बना सकते हैं, जिससे आपको एक सेपरेट जगह मिल जाएगी। जब आप ये काम करेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी एसईओ, जो मेन चैनल है एसईओ का, कि आप लोग क्लिक करें, आपकी वेबसाइट पे आएँ, वो तो शायद आपको टाइम लग रहा हो, लेकिन ये एक अल्टरनेट स्ट्रैटेजी, जो कि एक एक्स्ट्रा बोनस आप समझ लें, गूगल ने आपको प्रोवाइड किया है कि आप वीडियो के थ्रू कंटेंट क्रिएट करके आप नंबर 1 पे रैंक कर सकते हैं, चाहे अगर आपको दूसरी जगह पे टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आप दूसरी जगह पे नंबर 1 हैं भी, तो क्यों ना फिर भी आप उस पे यूट्यूब पे आ जाएँ, तो क्या हर्ज है कि आपकी 2 नंबर 1 पोज़ीशंस हों, कि आपकी वीडियो भी नंबर 1 रैंक कर रही है, आपकी जो है वो वेबसाइट भी नंबर 1 रैंक कर रही है। इस तरह से आप 2 पोज़ीशन ले लेंगे, क्योंकि अगर आज वीडियो नहीं डालेंगे, कोई कंपैरेटर यही बात सुन के जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेरा ये बात कोई कंपैरेटर अगर समझ जाए, तो वो आपको बीट करने के लिए एक वीडियो आपसे ऊपर रैंक करवा सकता है, फिर वो नंबर 1 हो जाएगा और आप नंबर 2 हो जाएँगे। क्योंकि वो वीडियो में नंबर 1 आ जाएगा, देखने में तो वीडियो में नंबर 1 है, लेकिन गूगल के सर्च रिजल्ट में पहली पोज़ीशन उसकी आ रही है। देखने वाला, सर्च करने वाला सबसे पहले उस वीडियो को देखेगा, ना कि आपके रिजल्ट को देखे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक अपॉर्चुनिटी है, जो समझने वालों के लिए एक गोल्ड माइन है, कि अगर वो इसको रैंक करवाना चाहें तो एक एक्स्ट्रा पोज़ीशन अपनी रेगुलर एसईओ के साथ, एक ट्रेडिशनल एसईओ से हट के एक अल्टरनेट तरीका है, जो कि आप बोनस समझ लें कि आपको रैंक करने का मौका मिलता है। इस वीडियो के अंदर आपके पास गुंजाइश है कि आप इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, क्या बोलना है, क्या दिखाना है, कोई वेबसाइट दिखानी है, कोई नंबर दिखाना है, कोई प्रमोशन करनी है, ब्रांडिंग करनी है, व्हाटएवर यू वांट टू शो, आपका वीडियो में पूरी ऑप्शन अवेलेबल होती है। और इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप रेगुलर एसईओ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वीडियो एसईओ भी करें, क्योंकि इससे आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है एसईओ बेहतर करने के लिए। क्योंकि एंड गोल हमारा सब बात करने का यही होता है कि हम नंबर 1 पे रैंक कर रहे हों, हमारे पास रैंकिंग अच्छी हों, और स्पेशली उन कीवर्ड्स पे रैंकिंग अच्छी हों जो जिनसे ट्रैफिक मिले। क्योंकि जब ट्रैफिक आएगी तभी सेल्स और बिजनेस आएगा, जो कि हम बार बार मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस बंदे ने भी आपको हायर करना है, या आपने अपना बिजनेस भी अगर रन करना है, एसईओ का अल्टीमेट मकसद बिजनेस ग्रो करना ही है। और बाकी मार्केटिंग, जो बाकी सोशल मीडिया या दूसरी चीज़ें हैं, उस सब का अल्टीमेट गोल जो है वो बिजनेस ग्रो करना है। जब तक आपकी चीज़ें लिंक नहीं होंगी, एक मेन फोकस नहीं होगा कि मैंने कैसे ट्रैफिक इंक्रीज़ करनी है, ट्रैफिक इंक्रीज़ करके कैसे मैंने बिजनेस ग्रो करना है, तब तक ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आप पानी में हाथ पाँव मार रहे होंगे, जो मर्ज़ी कर लें, सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा, कभी कुछ चेंज नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझें और कोशिश करें कि वीडियो एसईओ को अपनी एसईओ स्ट्रेटजी में इंक्लूड करवाएं। आपने हमेशा ये याद रखना है कि सर्च इंजन और सोशल मीडिया 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। सर्च इंजन बेसिकली एक ओपन प्लेटफॉर्म है जो वेबसाइट को इंडेक्स करता है, अपने पास डेटाबेस मेंटेन करता है कि दुनिया में कितनी वेबसाइट्स हैं और उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, वो सर्च करेगा और आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन ला के देगा। और यही काम वीडियो भी करते हैं। अगर गूगल की आप बात करें तो गूगल का यूट्यूब भी है, और यूट्यूब से भी वो एक्सेस करता है, लेकिन गूगल बाकी वेबसाइट की बाकी वीडियोस की वेबसाइट से भी डेटा उठा के आपको गूगल में दिखा सकता है। तो ऐसी वीडियो जो वीमियो पे पड़ी हुई है या किसी और चैनल पे पड़ी हुई है, यूट्यूब पे नहीं है, आपको गूगल रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि गूगल एक ओपन प्लेटफॉर्म है।
वो कोशिश करेगा आपको बेटर रिजल्ट दिखाए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो यूट्यूब की वीडियोज़ को प्रेफर करता है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया चैनल की बात करें तो सोशल मीडिया चैनल हमेशा एक क्लोज प्लेटफॉर्म होते हैं। जो भी आप करेंगे उस प्लेटफॉर्म के अंदर जाके करेंगे, वो चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है या कोई भी और चैनल है, वो असल में कंटेंट को अपने वो दीवारों के अंदर रखते हैं, वो बाहर नहीं जाने देते। तो आपको वीडियो की आपकी कोई भी वीडियो अगर यूट्यूब पे पड़ी हुई है तो वो गूगल में वो तो आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी कोई वीडियो फेसबुक पे पड़ी हुई है या इंस्टाग्राम पे है या लिंक्डइन पे है, वो पॉसिबिलिटी है कि आपको गूगल में सर्च रिजल्ट में ना आए। क्योंकि हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं जैसे फेसबुक, वो गूगल को या बाकी सर्च इंजन्स को अलाउ ही नहीं करते कि उनको कंटेंट क्रॉल कर सकें, क्योंकि वो कंटेंट अपनी वो जो है वो प्लेटफॉर्म के अंदर ही रिटेन रखना चाहते हैं। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से अगर आप ये समझें, अगर आपका गोल एसईओ है, मतलब ये कि अगर आपको ट्रैफिक चाहिए सर्च से, उन लोगों से जो एक्चुअली इंटेंट के साथ आके सर्च कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो का यूट्यूब में होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज अगर आप वीडियो ओपनली लोगों को अवेलेबल नहीं करेंगे तो गूगल भी उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा और वो सर्च इंजन में भी नहीं आएगी। तो अगर आपको वीडियो एसईओ करनी है, अगर आपको एसईओ मतलब वीडियो से आपको ट्रैफिक लेनी है, तो ठीक है, आप उसको फेसबुक पे भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके वहाँ बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, वहाँ पर वायरल हो रहा है, वहाँ पर आप उसको कर दें। लेकिन अगर साथ ही आप उसको यूट्यूब पे भी करेंगे और अगर यूट्यूब को प्रेफर करेंगे, तो आपको पता है कि सर्च में वो ऑडियंस आती है जो एक्चुअली इंटेंट के साथ आके सर्च करती है, जिसको कोई ना कोई चाहत होती है कि भाई मैंने ये ढूंढना है। वो जो चाह होती है उसकी वजह से वो कन्वर्जन बढ़ जाती है। तो वो कन्वर्जन आपको कहीं और नहीं मिलती, क्योंकि सोशल मीडिया में सर्च का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सिर्फ लोग सर्च करते हैं, आप ग्रुप सर्च कर लेते हैं, पेज सर्च कर लेते हैं, आप कोई नीड सर्च नहीं करते। जब भी आपने नीड सर्च करनी होती है आप गूगल पे जाते हैं, क्योंकि गूगल आपको वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला के देता है। तो सर्च इंजन में सोशल मीडिया में जो डिफरेंस है वही वीडियो के पर्सपेक्टिव से भी एग्जिस्ट करता है कि वीडियो सर्च इंजन में डिफरेंट तरह से वो आपको रिजल्ट देगी और फेसबुक में वो डिफरेंट होगी। तो अगर आप एज अ ब्रांड साइड, यानी कि अगर आप वीडियो मार्केटिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप वीडियो को ऐसी जगह पे अपलोड करेंगे जहाँ पर वो सर्च इंजन में आ सके, जो कि यूट्यूब है। यूट्यूब से बेहतर अभी कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। बाकी प्लेटफॉर्म डिफरेंट वजह से मशहूर हैं, लेकिन आम लोगों के लिए जो फ्री चैनल अवेलेबल है वो यूट्यूब है। यूट्यूब से आप पैसे भी बना सकते हैं, वो एक डिफरेंट पूरी डिस्कशन है। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के लिए भी यूट्यूब यूज़ करें तो आपके लिए वो इनफ होगा। और इससे फ़ायदा भी ये होगा कि जब गूगल में कोई ऐसी चीज़ सर्च करेगा जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जिसके ऊपर आपने वीडियो कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, यूट्यूब की वीडियो उसको नज़र आ जाएगी। और वो यूट्यूब से जाके सर्च करे या वो गूगल पे सर्च करे, दोनों एंगल्स पे, दोनों जगहों पे उसको वो वीडियो नज़र आएगी। जबकि फेसबुक में जो वीडियो होगी वो सिर्फ उन तक ही पहुंचेगी जो आपके फॉलो करते हैं, या फिर आपको ऐड लगाना पड़ेगा ताकि वो लोग देख सकें। तो ये मेजर डिफरेंस है वीडियो का सर्च के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, और वीडियो का सोशल के ऊपर। तो आपने वो सोशल चैनल्स और सर्च मीडियम, जो दो मीडियम्स के डिफरेंस है, उसको अंडरस्टैंड करना है। सोशल पे सर्च नहीं होती, सर्च में सोशल नहीं है। तो दोनों चीज़ों के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अगर आपने इंटेंट फोकस करनी है, क्योंकि हम एसईओ को कोर्स कर रहे हैं और मैं बिलीव करता हूँ कि सर्च हमेशा बड़ी होती है। फॉलोइंग जितनी मर्जी हो, जब लोगों को ज़रूरत होगी तब वो सर्च करेंगे, जब सर्च करेंगे ज़रूरत के वक्त तभी वो कन्वर्ट भी होंगे। तो सर्च को कभी आपने मिस नहीं करना और अपनी वीडियो कंटेंट को सर्च फ्रेंडली रखना है आपने। जैसे गूगल ने एसईओ के लिए दूसरी चीज़ों के लिए गाइडलाइंस बताई हैं लोगों को, ताकि वो वेबसाइट को बेहतर कर सकें, वो वेबसाइट को इस तरह से कर सकें कि वो गूगल को मिल भी जाएं, गूगल को कंटेंट समझ भी आ जाए और फिर लोगों को भी मिल जाए और लोगों को भी कंटेंट समझ आ जाए। वीडियो के लिए भी गूगल ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, कुछ मेन गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करना ज़रूरी हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह की वीडियो यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसको होस्ट करने के लिए, और आपकी वेबसाइट किस तरह की है। ये गाइडलाइंस आपको हेल्प करेंगी उन ख़ास टिप्स के ऊपर जो गूगल ने मांगी हैं। ये कुछ टिप्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी टिप्स हैं जो कि आप मज़ीद रिसर्च कर लेंगे। मैं भी आपको कोशिश करूँगा कि कुछ रेफरेंस लिंक्स दूँ जहाँ से आप जाके मज़ीद पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो कोशिश करें कि उसको किसी ऐसे चैनल पे अपलोड करें जहाँ पर आपको उसका एम्बेड कोड मिल जाए। क्योंकि अगर आप वीडियो एज सच अपने सर्वर पे, अपनी होस्टिंग पे डायरेक्टली अपलोड करेंगे, गूगल को पता नहीं चलेगा कि वो वीडियो है। वो उसके लिए आपको प्रॉपर एचटीएमएल टैग यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप उसको अपनी वेबसाइट में लगाएं तो कोशिश करें कि उसको प्रॉपर कोड के साथ लगाएं जो कि एचटीएमएल का कोड वीडियो का है।
अगर आप यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो यूट्यूब के ऊपर होस्ट करेगी और वीडियो, जबकि आपको वो एम्बेड कोड देगा जो आप अपनी वेबसाइट पे लगा लेंगे। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप प्लेटफॉर्म यूज़ करें, ना कि आप अपने सर्वर पे यूज़ होस्ट करें उसको। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप वीडियो अपने सर्वर पे होस्ट करेंगे, जब भी कोई वीडियो प्ले करेगा तो आपके सर्वर से स्ट्रीम होगा, और सर्वर हमेशा इतने पावरफुल नहीं होंगे जितना पावरफुल गूगल का अपना सर्वर है। तो अगर वो 10, 50 या 100, 200 लोग इकट्ठे स्ट्रीम करेंगे, आपकी होस्टिंग कंपनी आपको बिल्कुल एक ईमेल जनरेट कर देगी अगर आपने उनको नहीं बताया कि इतना लोड आने वाला है। और वो लोड इतना आएगा तो अल्टीमेटली आपके लिए वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि वो आपको बिल जनरेट करेगा जितनी बैंडविड्थ आ रही होगी। यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब बना ही वीडियोज़ के लिए, तो वो उसके ऊपर आप अपलोड करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको बैंडविड्थ की मसला नहीं होगा, और आप उसको जहाँ मर्ज़ी एम्बेड करेंगे प्रॉपर, गूगल उसको उस कोड के तहत पहचान सकेगा कि ये एक वीडियो लगी हुई है और वीडियो को मैंने ट्रैक करना है, उसको इंडेक्स भी करना है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप वीडियो बना भी लें, लेकिन अगर आपको लगानी ना आए या आपके डेवलपर को लगानी ना आए तो वो मसला होगा कि गूगल को वो वीडियो होते हुए भी नहीं मिलेगी। उसके बाद गूगल ये कहता है कि आप एक हाई क्वालिटी अच्छा थंबनेल इमेज देंगे, क्योंकि आपने देखा जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो एक इमेज भी आ रहा होता है, वो वीडियो से नहीं वो गूगल उठाता, वो बेसिकली थंबनेल इमेज होता है जो हम गूगल को खुद दे सकते हैं कि भाई ये एक थंबनेल लगाओ, और जब भी लोग सर्च करें तो उस थंबनेल की वो एक विजिबिलिटी हो, उसके नीचे टाइटल आए, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आए और वीडियो का लिंक आए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बेसिकली गूगल जो है वो देखता है आपने उसमें थंबनेल लगाया कि नहीं लगाया, क्योंकि एक थंबनेल अच्छा होगा तो वो लोग उस पे क्लिक करेंगे। अच्छे थंबनेल की वजह से होता ये है कि आपकी क्लिकेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लिकेबिलिटी से मुराद कि लोग ज़्यादा क्लिक कर सकते हैं, उसको ज़्यादा, उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। कलरफुल, अट्रैक्टिव या इंटरेस्टिंग अगर थंबनेल होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद कोशिश ये करनी है कि आपकी जो वीडियो लगी हुई है वो पब्लिकली, पहले हमने बात की थी कि वो पब्लिकली अवेलेबल होगी, गूगल को समझ भी आए कि वो वीडियो थी। अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली इस पॉइंट में कि वो गूगल ये कहता है कि आपकी वीडियो जहाँ पर हो वो पेज भी पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपका पेज तो नो इंडेक्स है, यानी कि आपने गूगल से ब्लॉक किया है या robot.txt से गूगल से ब्लॉक किया है, और उसके ऊपर वीडियो लगी है जो कि पब्लिक वीडियो है। तो अगर आपका पेज ब्लॉक्ड है तो वो पेज के ऊपर वीडियो भी ब्लॉक्ड रहेगी, क्योंकि गूगल उस तक भी नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि अगर वो गूगल इसको इंडेक्स नहीं कर सकता पेज को, तो वो वीडियो को भी इंडेक्स नहीं कर सकेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने मेक श्योर करना है कि आपकी वीडियो जहाँ पर लगी हुई हो वो पब्लिकली एक्सेसिबल कॉन्टेंट हो। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमने वीडियो कंटेंट की तो बात की थी, लेकिन वीडियो कंटेंट के अलावा गूगल ये कहता है कि जहाँ पर आपने वो वीडियो लगाई है वो पेज के ऊपर कंटेंट भी आपसे वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर आप वो कंटेंट डिफरेंट करेंगे, आपकी वीडियो डिफरेंट चीज़ बता रही है और आपके वेब पेज के ऊपर डिफरेंट कंटेंट लिखा हुआ है, तो गूगल समझेगा कि मिसमैच है और वो आपको इसके लिए पेनल्टी डाल सकता है कि आप चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को या गूगल को रैंक तो अपने कंटेंट से कहीं और कर रहे हैं, लेकिन वीडियो आपने कोई और दिखा रहे हैं। तो ये एक डिस्कनेक्ट है। तो मेक श्योर करें कि जिस जगह पे आप वीडियो लगाएं उसके उस पेज के ऊपर कंटेंट भी उससे रिलेटेड होना चाहिए, या उसके रिलेटेड वीडियो ही लगाएं ताकि आपको वो मसला ना हो रेलिवेंसी का। एक एक और पॉइंट जो है वो कहता है कि जी आप वीडियो के अंदर अ, आपने अच्छा कंटेंट लिखना है, लेकिन पूरा जो पेज है उसको लावारिस नहीं छोड़ना, उसको भी एक प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ करना, जैसे कि आप एक रेगुलर वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो अगर आपका पेज अच्छा नहीं है, वीडियो बहुत अच्छी है लेकिन पेज के ऊपर लेआउट अच्छा नहीं है, उसकी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है और वो डिज़ाइन अच्छा नहीं है, तो वो भी मसला करेगी। गूगल उसको भी नोट करता है कि अगर इनका पेज जहाँ पे ये वीडियो लगी हुई है वो अच्छी ही नहीं है, अगर वो पेज अच्छा ही नहीं है तो वो आपको अल्टीमेटली वीडियो भी रैंक नहीं होगी और वीडियो इंडेक्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो गूगल प्रेफर करता है अपनी गाइडलाइंस में कि आपको वो बताए। उसने आपको ये चीज़ें खुद बताई हैं तो इमेजिन करें कितनी इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, गूगल वक्तन फ़ौक़्तन गाइडेंस इंप्रूव करता है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको लिंक दूँ जहाँ से आप जाके मज़ीद पढ़ सकते हैं, मज़ीद टिप्स देख सकते हैं और आगे फ्यूचर में भी अपडेट रहेंगे। लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी है आपने कि जो आज चीज़ वैलिड है हो सकता है कल इनवैलिड हो जाए, क्योंकि गूगल रोज़ाना की बुनियाद पे चेंज हो रहा है। हम गारंटी नहीं कर सकते कि आज जो हमने बताया वो कल भी ठीक होगा या परसों भी ठीक होगा। हो सकता है कि इस वीडियो के फ़ौरन बाद या इस टॉपिक के बाद या आज के बाद गूगल एक नई पॉलिसी लॉन्च कर दे जिसमें वो कुछ चीज़ें हटा दे और कुछ चीज़ें नई ऐड कर दे, उसको लाज़मी करार दे दें। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ बेहतर होती हैं और वक्त के साथ हमें भी चलना होता है। आपके लिए भी यही रिकमेंडेशन है कि आप जो मैं बता रहा हूँ उसको भी फॉलो करें, लेकिन अपनी रिसर्च बेहतर रखें, मज़ीद पढ़ते रहें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि जो चीज़ हमने पढ़ी थी इस कोर्स में अब वो वैलिड ही नहीं है, वो ऑब्सोलीट हो गई है। वो तभी होगी जब आप अपडेटेड नहीं रहेंगे। ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सारे समझने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इसके बाद इसके ऊपर ग्रो करना, इसको मज़ीद बढ़ाना वो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है और आई होप कि आप वो साथ-साथ करते चले जा रहे हो।
दुनिया में बेशुमार ज़ुबानें बोली जाती हैं और हर जगह पे लोगों की अपनी प्रेफरेंस होती है कि वो किस ज़ुबान में बात करेंगे। वेबसाइट पे भी कुछ इसी तरह से ही अक्सर वेबसाइट्स तो इंग्लिश में ही पाई जाती हैं, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो लोकल लैंग्वेज यानी कि जिस मुल्क के लिए या जिस ऑडियंस के लिए वो वेबसाइट बनाई जाती है उसकी ज़ुबान में लिखी जाती हैं। फ्रेंच, डच या कोई और जर्मन लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, ये सारी वो लैंग्वेजेज़ हैं। इवन चाइनीज़ लैंग्वेज, ये वो लैंग्वेजेज़ हैं जो लोग पढ़ना पसंद करते हैं, और कुछ लोग तो सिर्फ लिटरेसी ना होने की वजह से इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ना वेबसाइट को पसंद करते हैं। गूगल के लिए ये बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से लोगों को लोकल सर्च में जो जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें वो उनको रैंक करवाए। तो गूगल ने असल में गूगल ट्रांसलेट जब शुरू किया तो उस प्रोडक्ट से उसको जो डेटा मिला, वो डेटा सारा ट्रांसलेशन में उसको हेल्प करता है कि आप किस तरह से इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश या इंग्लिश टू चाइनीज़ या चाइनीज़ टू इंग्लिश, इस तरह से आप बैक एंड फोर्थ एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में ट्रांसलेशन कर सकते हैं अपने कंटेंट की, और उसी कंटेंट को आप अपनी वेबसाइट पे भी लिख सकते हैं। तो इसको एसईओ के चैलेंज यहाँ पर क्या पेश आते हैं? बेसिकली एसईओ में 2 मेजर चैलेंजेस पेश आते हैं। एक तो ये कि अगर आपका सेम कंटेंट डिफरेंट ज़ुबानों में है, तो गूगल इंग्लिश पढ़ सकता है, दूसरी ज़ुबानें नहीं पढ़ सकता, जब तक कि आप उसको बताएँ ना कि ये कोई और ज़ुबान है। तो आपको बाकायदा मेंशन करना पड़ता है कि ये सेम कंटेंट है लेकिन डिफरेंट ज़ुबान में है। तो आप उसको बताते हैं कि भाई ये जो कंटेंट है, इसको हमने फ्रेंच में भी लिखा है, इसको हमने इंग्लिश में भी लिखा है, इसको उर्दू में भी लिखा है, वगैरह वगैरह। सो जितनी ज़बानें आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी प्रॉपर कोड आप उसको लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो। दूसरी चीज़ जो चैलेंज आता है वो ये कि अक्सर वेबसाइटें करती हैं, जो ग्लोबल वेबसाइटें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोबाइल कंपनी है, एक मोबाइल ब्रांड है, वो यूएस में उसका हेड ऑफिस है, वो यूएस की एक वेबसाइट बनाता है, लेकिन दैन उसका एक एशिया में हेड ऑफिस है, फिर उसका हर मुल्क में एक हेड ऑफिस है, और वो चाहता है कि पाकिस्तान की वेबसाइट अलग हो, चाइना की अलग हो, इंडिया की अलग हो, श्रीलंका की अलग हो, लेकिन उसकी ग्लोबल वेबसाइट भी अलग हो। अब वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, सारी वेबसाइट्स पे जाते हैं, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट, एक मोबाइल है, वो हर जगह पे लॉन्च हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी वही रहेगी, उसके फैक्ट्स भी वही रहेंगे। चैलेंज ये है कि वो अब सेम कंटेंट हर वेबसाइट पे जा रहा है। गूगल कहेगा कि आप डुप्लीकेट कर रहे हैं, क्योंकि डुप्लीकेशन की वजह से जो है ना वो एसईओ रैंकिंग बैठ सकती हैं। तो इस चैलेंज को भी सॉल्व करने के लिए जो मेटा टैग्स हैं वो एचआरईएफ लैंग्वेज के नाम से मेटा टैग्स हैं, जो बेसिकली लैंग्वेज और रीजन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं आपको मज़ीद चल के ये दोनों में क्लैरिटी बताऊंगा कि किस तरह से आप मल्टी रीजनल, यानी कि एक ऐसा बिजनेस जो कि हर रीजन में सेम लैंग्वेज में अपनी वेबसाइटें बनाना चाहता है, और मल्टी लिंगुअल यानी कि एक ऐसा बिजनेस जो एक ही रीजन में या मल्टीपल रीजन में मल्टीपल लैंग्वेज में अपना बिजनेस बनाना चाहता है, वो कैसे डिफरेंट हैं, और उनके ऊपर अगर एसईओ करनी पड़े तो आप कैसे कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि एसईओ, मल्टीलिंगुअल एसईओ की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंग्लिश में तो हर कोई एसईओ कर लेता है, और हर आपके बहुत सारे कंपटीशन होंगे जो इंग्लिश में एसईओ कर रहे होंगे, एसईओ प्रोवाइड कर रहे होंगे, लेकिन बहुत कम होंगे लोग जो मल्टीलिंगुअल एसईओ यानी कि ऐसी एसईओ जो दूसरी लैंग्वेज में है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ सर्विस। तो अगर आपको एक और ज़ुबान आती है जो कि मार्केट में डिमांड रखती है, फॉर एग्जांपल अरेबिक बहुत डिमांड रखती है, चाइनीज़ बहुत डिमांड रखती है, या फ्रेंच होगी या जर्मन होगी, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो लोग अपनी ज़ुबानों में उसको सर्च करना पसंद करते हैं। आपको इनमें से कोई भी ज़ुबान आती है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी एसईओ को उस ज़ुबान में भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग जब सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, वो अपनी ज़ुबान में सर्च करते हैं, और गूगल रिजल्ट भी फिर उनकी ज़ुबान में ही दिखाता है। और आपकी वेबसाइट पे बेशक उससे रिलेटेड कंटेंट पड़ा हो, लेकिन चूंकि उसकी ज़ुबान डिफरेंट थी, आपकी वेबसाइट की ज़ुबान डिफरेंट है, गूगल मैच नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास कंटेंट वही है जो ढूंढा जा रहा है लेकिन ज़ुबान वो नहीं है, तो आपका वो कंटेंट मिस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली करते हम क्या है कि हम अपनी जो ऑडियंस है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर्स तक ही लिमिटेड कर देते हैं। तो आप दुनिया में देखें कितने लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, ऑल दो इंग्लिश सबसे बड़ी लैंग्वेज है, लेकिन उसके अलावा अगर बाकी लैंग्वेजेस को आप मिस करेंगे सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से, तो वो बहुत बड़ी बन जाती हैं अगर आप उनको एज अ कंपेरेटिव मिला के देखें। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी होगी कि सिर्फ इंग्लिश ही नहीं चलती। पाकिस्तान में अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उर्दू में भी काफ़ी इफेक्टिव वेबसाइट बन सकती है। खुसूसन उर्दू अखबार अगर आप देखें तो कुछ लोग उर्दू अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, वो अगर इंग्लिश इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उर्दू अखबार पाकिस्तान में ना चलते। तो इसकी रीज़न मेनली कुछ लैंग्वेज की है, कुछ एजुकेशन की है, लेकिन अल्टीमेटली लोग वैसे भी प्रेफर करते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज में बात करें, चाहे आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है। तो मल्टीलिंगुअल आप अडॉप्ट करें, सीखें, और अगर आपका क्लाइंट डिमांड करता है तो आपको कम से कम इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने गूगल में इंश्योर करना है कि आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी। आगे मैं आपको मज़ीद इन टॉपिक्स में क्लैरिटी दूंगा। पहला केस ये है कि अगर आपकी वेबसाइट पे 2 ज़ुबानें हैं,
तो आपने उन 2 ज़ुबानों को डिफरेंट पेजेस पे रखना है, डिफरेंट यूआरएल स्ट्रक्चर पे रखना है, ताकि गूगल क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके कि इंग्लिश के पेजेस कौन से हैं, उर्दू के पेजेस कौन से हैं, और अगर कोई और ज़ुबान है तो उसके पेजेस कौन से हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो ये एक रैंडम चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर जर्मन यूज़र आ रहा है तो जर्मन पेज पे लैंड करे, अगर स्विस यूज़र आ रहा है तो स्विस पेज पे लैंड करे। इसी तरह से अगर कोई और ज़ुबान का यूज़र आ रहा है तो उस पेज पे लैंड करे, यहाँ तक कि अगर कोई अमेरिकन आ रहा है तो उसको आप इंग्लिश लैंग्वेज पे वो लैंड करवाना चाहेंगे। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा? इसको पॉसिबल करने के लिए आप ये एचआरईएफ लैंग्वेज, एचआरईएफ लैंग इज़ इक्वल टू आगे लैंग्वेज का कोड, ये वो कोड्स हैं जो आप अपने उसमें अल्टरनेट के तौर पे अपने कोड में लिखते हैं। ये मेटा टैग्स के तौर पर आप लिख सकते हैं अपने पेजेस में। ये थोड़ा टेक्निकल है, आपका डेवलपर समझ जाएगा इस बात को। अगर आप उनसे ये डिमांड करेंगे तो वो आपको वो करके दे देंगे। आपको सिर्फ इस हद तक ये समझना है कि आप ये देखेंगे एक ही वेबसाइट के मल्टीपल अल्टरनेट वर्जन्स हैं, तो उसमें अल्टरनेट का टैग लगता है। उस टैग के साथ वो आप उसके आगे लैंग्वेज या रीजन का आप कोड लगा देते हैं कि ये एक डिफरेंट रीजन है या डिफरेंट लैंग्वेज है, वो दूसरी पेज डिफरेंट रीजन या लैंग्वेज का है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि गूगल इन सबको डिफरेंट रीजन्स काउंट करता है। वो एक पेज का कंटेंट को दूसरे पेज के कंटेंट पे उसको आपको ये नहीं कहेगा कि आपने प्लेजरिज्म किया है, यानी कि आपने कॉपी की है। वो कहेगा ठीक है, ये कंटेंट उस पेज का है, ये कंटेंट उस पेज का है। अगर लैंग्वेज डिफरेंट है तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट बात होगी कि एक बात आपने इंग्लिश में लिखी है, एक बात आपने फ्रेंच में लिखी है या जर्मन में लिखी है। तो इट्स अप टू यू कि आपने मल्टीलिंगुअल को कैसे डिफरेंशिएट करना है। मेक श्योर सिर्फ ये करना है कि जो आप जब उसको यूआरएल बनाएँगे तो उसमें यूआरएल में आप कहीं न कहीं उसको स्लैश डाल के उस रीजन का या उस लैंग्वेज का कोड डालेंगे, ताकि गूगल क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके कि ये डिफरेंट लैंग्वेज के कोड्स हैं। और हर पेज के ऊपर जहाँ पर आपकी जो ज़ुबान यूज़ हुई है, वो आप उसका एचआरईएफ लैंग टैग लगाएँगे। क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाएँगे, बाय डिफ़ॉल्ट गूगल इंग्लिश कंसीडर करता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सबको इंग्लिश कंसीडर करेगा। और अगर आपकी वेबसाइट इंग्लिश में नहीं है और गूगल उसको इंग्लिश कंसीडर कर रहा है, तो वो कहेगा कि आप उसको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको बजाय इसके कि ऊपर लेके जाए, वो आपको पेनल्टी डालने की कोशिश करेगा। सो आपने अपने आप को बचाना है इस तरह से कि आप एचआरईएफ लैंग्वेज के टैग यूज़ करेंगे, ताकि आप हर लैंग्वेज का डिफरेंट वर्जन बनाएँ। ये आपने कभी भी नहीं करना जो एक अक्सर गलती लोग करते हैं कि एक ही पेज पे इंग्लिश भी लिखी, उसी पेज पे उर्दू भी लिख दी या उसी पेज पे दूसरी ज़ुबान भी लिख दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका यूआरएल डिफरेंट होना चाहिए। जिस पेज पे इंग्लिश में बात की है सब इंग्लिश में हो, जिसमें जर्मन में बात की है सब जर्मन में हो, जिसमें उर्दू में बात की है सब उर्दू में हो। तो उसमें कोई वर्ड इंग्लिश का नहीं होना चाहिए अनलेस कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो मेक श्योर करें कि ऐसा डुप्लिकेट ना हो, एक ही पेज पे 2 ज़ुबानें ना हो, क्योंकि गूगल फिर उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकेगा। गूगल फिर आपको इस बात पे पेनल्टी डालेगा कि कंटेंट आप इंग्लिश दिखा रहे हैं लेकिन आप साथ बीच में दूसरा कंटेंट डाल रहे हैं, जो कि चीटिंग के ज़मरे में आता है। गूगल समझे कि आप उसको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो कोशिश ये करें कि अगर आपका होम example.com आपकी वेबसाइट है, तो example.com/ur यानी कि उर्दू, जो कि आपका उर्दू का कोड है, ur स्लैश के बाद आप जितने भी पेजेस बनाएँ वो सारे उर्दू वाले बनाएँ, ताकि गूगल को पता हो कि यूआर वाले सारे यूआरएल जो वो उर्दू के हैं और रेगुलर यूआरएल सारे इंग्लिश के हैं। इसमें मज़ीद आप रिसर्च कर सकते हैं, डेवलपर से बात कर सकते हैं। मेक श्योर ये करें कि अगर आपको मल्टीलिंगुअल वेबसाइट की ऑप्शन अवेलेबल है और अगर आपको लगता है कि वो अच्छी ऑप्शन है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोकल एसईओ में जाएँ। लोकल एसईओ से मुराद कि वो जो रीजनल एसईओ है, जिसको मतलब मल्टीलिंगुअल एसईओ भी बोलते हैं, वो आप करें, क्योंकि आपके कंपैटिटर्स बिल्कुल भी ये नहीं कर रहे होंगे। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका इफेक्ट जो है बड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा।